गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय को हम प्रारंभ करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करती हूँ। इतिहास का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम अब अपना एक अंतिम जो एपिसोड समझ लो या अंतिम जो अपना है वो अधिगम संसाधनों के अंतर्गत अब अंतिम कड़ी को हम ले रहे हैं कि अधिगम संसाधनों में अब तक हमने बहुत सारे चार्ट्स के बारे में, मानचित्र और इनके बारे में हमने अध्ययन किया कि कौन से होते हैं, श्रव्य दृश्य संसाधन होते हैं, ठीक है ना। तो हमने 3 प्रकार के संसाधनों के बारे में चर्चा की थी, श्रव्य, दृश्य, ठीक है, और श्रव्य दृश्य, ठीक है ना। इन संसाधनों के बारे में हम तक पढ़ चुके थे। हमने श्रव्य संसाधनों में जिससे कि माध्यम से हम सुनकर, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, इनके माध्यम से जो हम सुनकर और ज्ञान को अर्जित करते हैं वह श्रव्य है। दृश्य संसाधन जिनमें हम देखकर और श्रव्य दृश्य जिनके अंदर हम देख सुन दोनों प्रकार के सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे पुस्तकालय है, संग्रहालय है, फिर बाद में चार्ट, समय रेखा है, मानचित्र है, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पहली बार प्रारंभ करने वाले हैं, वह है पहला प्रतिरूप या मॉडल। प्रतिरूप या मॉडल, प्रतिरूप या मॉडल क्या है कि प्रतिरूप यानी कि मॉडल किसी का भी एक जो मूल्य, जैसे हम कहेंगे हम कुतुब मीनार को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, कीर्ति स्तंभ हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी वास्तुकला को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी स्थापत्य कला को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी कीर्ति स्तंभ की विशेषताओं के बारे में, तो निश्चित है कि हम पूरा कीर्ति स्तंभ एज इट इज तो लाकर दिखा नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि अगर हम किसी संसाधन के माध्यम से या किसी कहना चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से अगर छात्रों को पढ़ाते हैं तो निश्चित है कि वह प्रभावी हो। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम निश्चित है कि हम कुतुब मीनार या कीर्ति स्तंभ का मॉडल प्रतिरूप बनाएंगे और वो छात्रों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। अब जब हम प्रतिरूप बनाने की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि मॉडल बनाया जाना चाहिए, तो उसका निर्माण करते हुए कुछ बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है कि इसमें प्रतिरूप के अंदर कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है कि क्या क्या उसमें बनाते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो सबसे पहला है कि यह पूर्ण परिश्रम, पूर्ण परिश्रम के साथ में बनाया जाए, इस तरह से बनाया जाए जिसकी वजह से मतलब एक ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बनाना है और बना लिया, ऐसा नहीं, बाकायदा पूरे परिश्रम के साथ में जितने सामग्री की आवश्यकता है उसमें भी कहीं कमी नहीं करनी है, संपूर्ण जितनी अच्छी सामग्री का उपयोग करके और जितने अच्छे ढंग से उसको बनाएंगे तो वह एक प्रभावी वस्तु बनेगी। हम कहीं कि कुछ कमी पड़ रही है तो वह ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये एडजस्ट करके ये लगा लेते हैं, तो ऐसे में निश्चित है कि वास्तविक जो रूप हम देना चाहते हैं उसमें कमी आ सकती है। इसीलिए पहली बात यहाँ ध्यान रहे कि पूर्ण परिश्रम और यहाँ पे रुचि शब्द भी हम जोड़ सकते हैं। पूर्ण परिश्रम व रुचि के साथ बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम रुचि से नहीं बनाएंगे, हम इंटरेस्ट नहीं लेकर बनाएंगे तो निश्चित है कि हम केवल एक औपचारिकता मात्र पूरी करेंगे और वह उपयोगी नहीं सिद्ध होगी। इसीलिए अनिवार्य है कि उसे पूर्ण परिश्रम के साथ में और रुचिपूर्ण तरीके से बनाया जाना चाहिए। दूसरा है ये चार्ट मॉडल, जैसे कार्डबोर्ड, लकड़ी,
कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आदि से बनाया जाना चाहिए। यानी कि इसको बनाते समय इन सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि कार्डबोर्ड और इनके थर्मोकॉल से भी हम बनाते हैं। लेकिन थर्मोकॉल में एक जो कहना चाहिए कि टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी, जिसको हम कहें कि मजबूती जिसको होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती, वो बहुत जल्दी टूट जाने की संभावना रहती है। इसीलिए एक अच्छा मजबूत बनाने के लिए निश्चित है कि हम कार्डबोर्ड, जो कि थोड़ा हार्ड होता है, वो आसानी से जल्दी नहीं टूट सकता है। तो कार्डबोर्ड है, लकड़ी है, मिट्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनका उपयोग करके और हमें अच्छा सुंदर मॉडल हम बनाना चाहिए, जो कि एक स्थायी हो। जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ हमने एक सामग्री का उपयोग बनाया है, निर्माण किया, तो वो संग्रहालय में भी रखी जा सके, एक स्थायी वस्तु बन सके। इसलिए इसे एक अच्छे ढंग से बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें चलिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर फिर बाद में सूचना सही सूचनाएं, यानी कि इसको निर्माण करते समय जैसे सही सूचना, सही नाप को, है ना, सही नाप को यानी कि नाप से, है ना, सही नाप। जैसे कि मॉडल बनाते हैं तो हमको एक पैमाने के आधार पर उसका निर्माण करना चाहिए कि भाई जैसे हम कहा कि उसका 10 फीट बड़ा है, तो 10 फीट को हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का पैमाना जिस तरह से हम मानकर और एक सही नाप दिखाया, जिससे कि आपको स्पष्ट करने में उसे आसानी हो, सरलता हो। ठीक है, फिर बाद में स्पष्ट रूप से बना, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। स्पष्ट रूप से दिखाई दे, यानी कि मॉडल जो है हमारा इस तरह का बना होना चाहिए कि जो चीज हम बालकों को दिखाना चाह रहे हैं वह चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जैसे कि हमने कहा कि हम चित्तौड़ के किला दिखा रहे हैं, उसका मॉडल बनाया, अब हम उस पर बुर्ज बना के बुर्ज दिखाना चाह रहे हैं, तो निश्चित है कि वो बुर्ज स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है हमने यूं करके यूं कर दिया, यूं करके यूं कर दिया, तो ये अस्पष्टता दिखाई दे। यानी कि सबकी कटिंग इक्वल होनी चाहिए, जो भी नाप है वो समान होना चाहिए और बुर्ज जैसा लगना चाहिए। अगर जैसे बुर्ज की आकृति इस तरह की है तो हमें भी अपने मॉडल में इसी तरह की लेनी है, हम इस तरह की नहीं ले सकते। अगर हम इस तरह की लेंगे तो निश्चित है कि ये इस तरह से चौंच ऊपर रहती है, तो बालक के दिमाग में भी वह चीज वैसी ही होगी। इसलिए स्पष्ट सही जानकारी के लिए आवश्यक है कि जिस तरह की आकृति है उसी तरह का उपयोग बनाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है प्रशिक्षित व्यक्ति के निर्देशन में बनाया जाए। यानी कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो कि इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है, जिसको इसकी नॉलेज है, ज्ञान है, उसके निर्देशन में बनाया जाना चाहिए। या अगर हम किसी को बनाने की जिम्मेदारी सौंपते तो वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा जा सकता है, प्रशिक्षित या फिर अनुभव। अनुभवी या प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में है रंग, रूप, आकार, है ना, आकार ना तो बहुत अधिक छोटा और ना
समय रेखा के निर्माण में हम ना तो बहुत अधिक छोटी बनाएंगे और ना ही बहुत अधिक बड़ी बनाएंगे। बहुत छोटी होने पर पूरी कक्षा को दिखाई नहीं देगी, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो जैसे उसको प्रदर्शित करने में दिक्कत आएगी। वैसे ही चार्ट मॉडल में भी यही है कि छोटा बनाएंगे तो पूरी कक्षा को नजर नहीं देगी। मॉडल इस तरह का करना चाहिए जो कक्षा के अंतिम छात्र तक आसानी से उसे दिखाई दे। फिर बाद में यहाँ ये हो सकता है कि बालक को ये कहें कि बहुत अधिक बड़ा होने पर भी वो अंतिम मतलब उसको कैरी करने में, ले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या उसको रखने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उसका आकार सुनिश्चित होना चाहिए, फिर रंग रूप आकर्षक होना चाहिए, रंग रूप आकर्षक होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ सिद्धांत या कहा जाए कि इनको ध्यान में रखते हुए हमको चार्ट मॉडल का निर्माण करना चाहिए। दूसरी बात आती है प्रोजेक्टर। हमने प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित दो तरह के देखे थे, जिसमें हम अप्रक्षेपित को हम देख चुके हैं। अब इसके आगे जो अगली बात आती है प्रक्षेपण उपकरण। प्रक्षेपण उपकरण, ठीक है ना। अब इसमें प्रक्षेपण उपकरण जिनमें कि हम किसी चीज को प्रक्षेपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, सजीवता जिसमें उत्पन्न की जा सकती है। तो प्रक्षेपण उपकरण पहला है अचल प्रक्षेपण उपकरण, जिसमें है अचल प्रक्षेपण उपकरण। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है अचल स्लाइड्स, और है दूसरा है एपिडास्कोप। एपिडास्कोप स्लाइड्स, जो स्लाइड्स छोटे छोटे एक एक स्लाइड बनाकर जो हम दिखाते हैं, ये वो चीज है कि जैसे कि आप पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी के अंदर क्या एक एक स्लाइड होती है, वैसे ही ये स्लाइड्स होती हैं। और एपिडास्कोप जिसके अंदर स्पष्ट रूप से एक चित्र जिसको हम कहते हैं मूवी टाइप जो है वो चीज यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। फिर बाद में है चल प्रक्षेपण उपकरण। चल प्रक्षेपण उपकरण में फिल्म स्ट्रिप, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो एक कंटिन्यूशन में है वह चीज आपके सामने है। फिर चलचित्र, और उसके बाद है टीवी या टेलीविजन, इनका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। यानी कि प्रक्षेपण उपकरण में भी दो प्रकार के हैं। अचल प्रक्षेपण उपकरण जो कि निरंतर रूप से, जिसको हम अचल जो चलता नहीं है वो, और चल प्रक्षेपण जो कि निरंतर रूप से चलता है। जैसे फिल्म स्ट्रिप है जिसमें कि पूरी एक फिल्म दिखाई देती है, चलचित्र जिसमें पूरी 1 घंटा 2 घंटे की जो फिल्म होती है वो, और टीवी जो कि दूरदर्शन या टेलीविजन जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें देखते सुनते हैं। ये श्रव्य दृश्य संसाधन है जिनके लिए देख और सुन हम दोनों कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसमें बालक देखने का कार्य ज्यादा होता है, इसमें देखने सुनने बोलने का कार्य ज्यादा है। तो ऐसे में यह है कि जिस चीज को हम लाना, जैसे अचल
पूरी जो एपिसोड जिसको हम कहते हैं कि जो सूचना है उसको कंटिन्यूशन में करके और पूर्ण करते हैं, जिनके माध्यम से हम बालक को किसी जैसे हम किसी के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक चैनल्स हैं जैसे नेशनल नॉलेज, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे रिलेटेड, तो उसके अंदर एक नेशनल हिस्ट्री करके चैनल है जिसमें आपको ऐतिहासिक स्थानों, ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगर हम वहाँ से ऐसे छोटे छोटे एपिसोड उतार के बालकों को दिखाते हैं तो वो एक प्रत्यक्ष अनुभव बालक को प्राप्त हो सकता है, जो अधिगम संसाधन के रूप में अच्छा और प्रभावी संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है। अगला जो इसमें है वो है हमारा मुखौटे और कठपुतली। मुखौटे और कठपुतलियां और नेक्स्ट है कंप्यूटर। मुखौटे और कठपुतलियां निश्चित है कि जिस भी का हमको कैरेक्टर करना है, जिसका भी हमको अभिनय करना है, उससे संबंधित हम मुखौटे लगा लेते हैं, या कठपुतलियां जो कि राजस्थान का बेसिक जो है कहना राजस्थान से ही इसकी उत्पत्ति हुई है या माना जा सकता है, जहाँ से कि या तो दो तरह की कठपुतलियां होती हैं जो हाथ से नचाई जाती हैं और एक को हाथ में पहना जाता है, जिनके माध्यम से जिस भी पात्र का अभिनय हम करना चाहते हैं या तो हाथ से नचाने वाली जो होती हैं कठपुतलियां, उनका उपयोग किया जा सकता है। और वो कठपुतलियां दर्शक के सामने वे नृत्य करती हैं या वे अभिनय करती हैं और आवाज़ पीछे जो नचाने वाले होते हैं उनकी आवाज़ होती है। वही हाथ में पहनने वाले में भी यही है कि केवल हाथ में पहनकर और केवल वही कठपुतली नजर आती है, बाकी जो साउंड है, आवाज है, वो दूसरों की नजर आती है, या जो उसका अभिनय कर रहा है, जिसने कठपुतली पहनी है, जो दिखा रहा है, वो उसकी आवाज देता है। इस तरह से जो भी अभिनय हम करके और इसको आसानी से बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बात आती है कंप्यूटर की, जो कि आज के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि कंप्यूटर के माध्यम से भी आप बहुत सारी सूचनाएं, जब भी जैसे अभी है इंटरनेट से हम बहुत मतलब कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे स्लाइड्स है, तो स्लाइड्स के माध्यम से हम एक छोटी कंप्यूटर के माध्यम से हम स्लाइड्स बना सकते हैं, तो बालकों को दिखा सकते हैं। तो ये भी एक अधिगम संसाधन के रूप में अहम भूमिका निभाता है। और अगला जो यहाँ आता है वह आता है इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है ना। तो इंटरनेट के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इंटरनेट में भी देखा जाए तो इंटरनेट में आपके यहाँ पर है पहला ईमेल, जिसको कि आपको बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर ई कॉमर्स, यहाँ पर दो है ईमेल और ई कॉमर्स, ठीक है ना। अब इंटरनेट के थ्रू भी हम, जैसे हमको कोई जानकारी चाहिए, हम अभी हमारे पास में सूचना नहीं है, एक कोई विशेषज्ञ है उसके पास इससे संबंधित सूचना है, तो हमने ईमेल का माध्यम से सहारा लेंगे और उसके माध्यम से जो भी अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन है, अपना प्रश्न है, वो अपन मेल करेंगे। वहां से फिर विशेषज्ञों के द्वारा हम इसको आसानी से इसकी सूचना या जो जानकारी है वो एकत्रित कर सकते हैं, जो कि बालकों तक हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। ई कॉमर्स मूल रूप से ये व्यावसायिक वेबसाइट कह लो, व्यावसायिक ऐप कह लो, जिसके माध्यम से हम व्यावसायिक सूचनाओं से संबंधित समस्त सूचना एकत्रित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये चीज स्पष्ट रूप से आएगी कि हम इसमें भी जब हम इतिहास के उपकरण में बात कर रहे हैं, तो निश्चित है कि जैसे हमने कहा कि हम हिस्ट्री चैनल है, हम वहाँ से सूचना, तो निश्चित है कि कहीं पर अगर कोई उसके लिए बाकायदा एक चैनल चला रहा है, उस पर सारी सूचनाओं को अपलोड कर रहा है, दिखा रहा है, तो निश्चित है उसका व्यावसायिक उद्देश्य होगा। तो हम ई कॉमर्स के माध्यम से हम उनसे कॉन्टेक्ट करके और उन सूचनाओं को छात्रों के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से कराओ, चाहे व्यक्तिगत रूप से अध्यापक के द्वारा
कहने का मतलब ये है कि ये इंटरनेट भी वो एक संसाधन है, हमको जो भी सूचना चाहिए आज के टाइम में, जो एक सामान्य इंटरनेट जो एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं, या हम कहते हैं कि वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के माध्यम से भी हम सूचनाओं को बहुत आसानी से एकत्रित कर पाते हैं कि जो भी है हमको जहाँ भी आपने सीधा खोला, टाइप किया, हम सीधे उस वेबसाइट पे गए, उससे संबंधित हमको सूचनाएं मिली और हमने उसको पढ़ा और छात्रों तक उसको पहुँचाया। तो कहने का मतलब ये एक वो इंटरनेट से संबंधित वो संसाधन है जिनसे कि हम आसानी से छात्रों तक सूचनाओं को पहुँचा सकते हैं। उसके बाद में आता है श्रव्य उपकरण, में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है क्रियाशील उपकरण। क्रियाशील उपकरण अब ये क्रियाशील उपकरण कौन कौन से हैं, पहले इनको देखिए। जिसमें क्रिया हमको सक्रिय रह सके, हम तो सक्रिय उपकरण भी कह सकते हैं, क्रियाशील उपकरण भी कह सकते हैं, जिसमें कि कुछ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से कुछ करके बालक सीख पाता है। तो इसमें इतिहास में ये क्रियाशील उपकरण कौन कौन से होंगे? ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, उसके बाद में है संग्रहालय, संग्रहालय, फिर है इतिहास परिषद, परिषद व मंडल, ठीक है। उसके बाद है नाटकीकरण, नाटक, नाटक के बाद में आ जाता है आपकी पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। ये आपके क्रियाशील उपकरणों के अंतर्गत आते हैं, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को अधिगम संसाधन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, जहाँ के हम भ्रमण विधि के माध्यम से बालकों को ऐतिहासिक स्थलों पर ले जा सकते हैं और वहाँ से संबंधित जानकारी बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा प्रदान कर सकते हैं, जिसको देखकर, जिसके बारे में स्वयं देखकर, स्वयं समझकर और बालक स्वाध्याय के माध्यम से सीखता है। फिर है संग्रहालय। निश्चित है कि संग्रहालयों का उपयोग बहुत सारे ऐसे हैं, सार्वजनिक संग्रहालय हैं, ऐतिहासिक संग्रहालय है, विद्यालयी संग्रहालय है, जिनमें कि बालक जाकर वहाँ से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके और अपनी जानकारी को बढ़ा सकता है। यानी कि स्वाध्याय का जो एरिया है एक बहुत अच्छा संसाधन माना जाता है। फिर इतिहास मंडल और इतिहास परिषद, क्योंकि इतिहास से संबंधित जो भी सूचनाएं हमको चाहिए या जानकारी हम चाहते हैं, यहाँ के माध्यम से इतिहास के विकास, इतिहास विषय के विकास, उसकी उन्नति, उसकी सही सूचनाओं को एकत्रित करने का या उसको सुसंगठित, सुसज्जित करने का इस परिषद या इस मंडल का दायित्व होता है, जिसके माध्यम से बालकों का अधिगम सरल, आसान और सुगम बने। फिर नाटक, अभिनय विधि, निश्चित है कि जिसके माध्यम से बालक को सिखाया जा सकता और पाठ्य पुस्तकें जिनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि ये वह सशक्त साधन है जिनके माध्यम से बालकों को सूचनाएं या हम कहना चाहिए अधिगम का जो है एक सबसे अहम साधन या महत्वपूर्ण साधन पाठ्य पुस्तकें होती है। यहाँ बराबर आपके अधिगम संसाधन, इतिहास में अधिगम संसाधन की जो बात है वो यहाँ हमारी पूर्ण होती है। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। क्वेश्चन होगा इतिहास शिक्षण में
प्रमुख अधिगम संसाधनों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, इतिहास सेक्शन में प्रमुख अधिगम संसाधनों के बारे में वर्णन कीजिए कि जितने भी अधिगम संसाधन हैं अब तक हम लोग अलग अलग करते हैं। आज जो हमने 5-6 पॉइंट्स किए थे उनके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, क्योंकि दोबारा जो है ये है कि कोरोना की जो महामारी का जो प्रकोप है वो दोबारा कुछ बढ़ने लगा है। इससे आप अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।